बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका अपना जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। सर, आज इकनॉमिक सर्वे जो औरंगज़ेब साहब ने पेश किया है उसमें काफ़ी उन्होंने अदाद-ओ-शुमार बताए हैं। कुछ अच्छा, वो अदाद-ओ-शुमार तो चलो छोड़ो, उनको गोली मारो, ये तो हर साल ही होते हैं। और जब पल्ले कुछ ना हो बताने के लिए फिर बयानात रह जाते हैं। अच्छा, वो जो उनकी टेक्निकलिटीज़ हैं ना, वो तो टेक्निकल लोग जाने। मैं तो नीम खानदा सा बंदा हूँ। तो मुझे तो दो बातें उनकी बहुत पसंद आई हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंगज़ेब साहब द ग्रेट की। एक, उन्होंने बड़ा पहली दफ़ा मैंने ये देखा है कि इकनॉमिक सर्वे में ख़ास तौर पे इसका ज़िक्र किया गया है। अब मैं इस पर तबसरा कोई नहीं करूँगा, मुझ में इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं इस पर कोई तबसरा कर सकूँ, लेकिन उन्होंने कहा है, इंकशाफ किया है पहली बार अदाद-ओ-शुमार। पता नहीं उन्होंने ये गिनती कैसे की है, ये मुझे नहीं पता। उन्होंने ये कहा है इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में कि इस पिछले एक साल के दौरान 1 लाख गधों की और साथ पता नहीं कितने लाख भेड़ बकरियों की तादाद में इजाफा हुआ है। ये पहली दफ़ा मैंने देखा या सुना है कि इकनॉमिक सर्वे में इसका पहले भी जिक्र होता होगा या शायद मेरा ध्यान नहीं पड़ा होगा, लेकिन 1 लाख गधों की तादाद में एक साल में इजाफा होना, ये तो मुल्की तरक्की की बहुत बड़ी अलामत है। और भेड़ बकरियों की तादाद, अच्छा भेड़ बकरियों की तादाद में जहाँ तक इजाफे का मामला है तो मेरा ख्याल है वो तो ये ईद सर पे है, तो ईद के बाद भेड़ें और बकरियां जो वो तो खैर ज़िबा हो जाएंगी, और भेड़ों के मुकद्दर में शायद ज़िबा होना ही होता है, उन्होंने अल्टीमेटली ज़िबा ही होना होता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरी दिलचस्प बात उन्होंने कही है, बहुत ज़बरदस्त, हमारे औरंगज़ेब साहब ने, उन्होंने कहा है कि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें, ठीक है, और क्योंकि अगर वो कम बिजली इस्तेमाल करेंगे ना तो हमें IPPs को पैसे देने में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर हम IPPs को वो उनके पेट भरना चाहते हैं ना तो अवाम ज़्यादा से ज़्यादा महंगी बिजली इस्तेमाल करें, वापडा की दी हुई, यानी वो जो शमसी तवानाई जिसके लिए हम पीटते थे, इश्तिहार चलाते थे कि अवाम उस पर शिफ्ट हो जाएं, और फिर दूसरी तरफ बिजली की बचत के दर्स देते थे। मैंने भी कई इश्तिहारों में, पब्लिक सर्विस मैसेज के एड्स में ये कहा था, अवाम से अपील की थी कि बिजली बचाएं अपने लिए, कौम के लिए। अब हुकूमत कह रही है बिजली ना बचाएं, बिजली खर्च करें, और दो तो सही पहले बिजली, फिर खर्च भी कर लांगे, दे नहीं रहे तो कह रहे हैं खर्च करो। अब ये मेरा ख्याल है कि हालिया इंसानी तारीख़ में जब रियासतें, एक मुनज़्ज़म रियासतें वजूद में आई हैं, तो पहली बार शायद ये हो रहा है कि हुकूमत आवाम से कह रही है कि आप अपनी पैदा की हुई या अल्लाह ताला की जो अता करदा है वो सस्ती चीज़ या मुफ्त की चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि हमारी दी हुई महंगी चीज़ इस्तेमाल करनी है। यानी हजूर वाला, मुआहदे करें हुक्मरान, कमीशन खाएं हुक्मरान, रिश्तेदारियां निभाएं, दोस्तियां निभाएं हुक्मरान, और तावान अदा करें ये बेचारी अवाम। वाह, क्या औरंगज़ेब साहब आप फरमा रहे हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। ये बात बेशक आपके दिल में थी, और दिल में ही रहती तो अच्छा था, इसको इस तरह आवाम के सामने ना करते, इज्जत तो बचत थी। आपने मुंह फाड़ के कह दिए कि जनाब अली अवाम जो है वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करे ताकि हम IPPs को बिल दे सकें। वाह जी वाह। उन्होंने तो बड़ी दर्दमंदी से कहा है कि हम आवाम से तावन कर रहे हैं और आवाम को हमसे तावन करना चाहिए। तो बड़ी मोहब्बत और दर्दमंदी के साथ उन्होंने कहा। ये पता कौन सी मोहब्बत और दर्दमंदी है? वो बीवी जो है वो अपने शौहर से कहती है, जानू ज़रा मेरी बात सुने, तो शौहर साथ ही अपनी डायरी खोल लेता है। तो बीवी कहती है, क्या देखने लग गए हैं आप? शौहर कहता है, मैं ये देख रहा हूँ कि जब आखिरी दफ़ा तुमने इतनी मोहब्बत से मुझसे बात की थी तो मेरा कितना खर्चा हुआ था। तो ये जो औरंगज़ेब साहब है ना, ये उसी तरह की मोहब्बत का तकाजा आवाम से कर रहे हैं कि बड़े प्यार भरे लहजे में कह रहे हैं कि आप हमें अपने एतमाद से नवाजें, हम बजट में आप पर वो टैक्सेशन करेंगे कि आपका अब्बा भी याद तो ये वही मोहब्बत है। अच्छा जी, मैं आज कैसे भाई जो बात जिसने पता नहीं, मैं और एक दो मौज़ूआत छेड़ना चाहता था, लेकिन मेरा ध्यान लामहल्ला चला गया। एक तो वो जो बच्ची सनम जावेद है उसके साथ जो पिछले 4-5 दिनों में हो रहा है, और आलिया हमज़ा साहबा के साथ,
कि उनको पुलिस ट्रक में इंतहाई शदीद जब इंतहा को पहुंचा हुआ दर्जा हरारत है तो गर्मी में उनको सिटी टू सिटी और स्ट्रीट टू स्ट्रीट फिराया जा रहा है और उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं और फ़ोन की बरामदगी का बहाना बना के उनके सामने जो है वो उनके शौहर को और ससुर को और देवर को, जेठ को, उनके सारे इन लॉज को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पता नहीं मतलब क़यामत पे हमारा यकीन उठ गया है, हम किस तरफ चल पड़े। लेकिन आज जिस बात का मैं ख़ास तौर पे नाज़रीन आपसे ज़िक्र करना चाहता हूँ वो खदीजा शाह साहिबा का। वो खदीजा साहिबा जो है वो तकरीबन 1 साल तक पाबंद सलासल रही हैं और इस वक्त वो ज़मानत पे हैं और मुकदमात का सामना कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक बयान जारी किया है कि मुल्क में जो बल्कि वो बयान क्या है, एक नुआ है मुल्क में जारी फस्तायत का, मरसिया है, बल्कि वो 2 साल से जारी जो एक मजालिम की कहानी है, जुल्म है, उसका है और इजहार है उस कर्ब का जो पिछले कई महीनों से घर घर बांटा गया है। और बयान नहीं है, ये उस सब्र की कहानी है जो बता रही है कि रियासत ने जहाँ जहाँ खौफ बोया था वहाँ वहाँ से हौसले फूट रहे हैं। और मुझे कहना पड़ता है वो पूरा बयान पढ़ के, ये बयान नहीं है, FIR है कई महीनों से जारी बर्बरियत के ख़िलाफ़, वाइट पेपर है, सरेआम इजहार किया गया है इस वाइट पेपर में इस निज़ाम के ख़िलाफ़। और सच्ची बात है कि ये बयान नहीं आप बीती है उस खातून की जिसका जुर्म जो है सिर्फ वाहिद जुर्म इस वतन से मोहब्बत है। और खदीजा साहिबा का बयान मैंने तो बार बार पढ़ा है और मैंने सोचा है कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ये बयान ज़रूर शेयर करूं और आपसे इस बहुत दर्दमंदाना दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रा गौर से सुनिएगा कि खदीजा शाह साहिबा जो 1 साल कमोबेश सज़ा भुगत के आई हैं, इंतहाई सख्त सज़ा भुगत के आई हैं और अब वो अपने केसेस की अदालत में समाअत की मुंतज़िर हैं और मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हो रही हैं। वो क्या लिखती हैं ज़रा सुनिएगा। जेल से रिहाई के बाद मैंने लाहौर से बाहर जो लम्हात गुजारे वो मौजूदा तकलीफ़ दे हालात से बाहर निकलने की एक आर्जी कोशिश थी। लम्हा बलम्हा मैं चाहती हूँ कि इस घुटन ज़दा हकीकत का बोझ उतार फेंका जाए जो पिछले कई माह से मेरा पीछा कर रही। मेरी कोशिश है कि मुझे आज़ादी का हकीकी एहसास मुयस्सर आए, मगर तल्ख़ हकीकत हमेशा माजी को सामने ला खड़ा करती है। बेदर्दी से बनाए गए पे दर पे मुकदमात और पेशियों ने मुझसे मेरी ज़िंदगी के 8 माह छीन लिए। हर गुज़रते दिन के साथ खौफ के साए गहरे होते चले जा रहे हैं क्योंकि गैर मुनसिफाना और मनमानी सज़ा के इम्कान का ख़दशा हर वक्त मेरे साथ रहता है। ज़मानत पर रिहाई के बाद से मैंने माजी की तल्ख़ यादों से बचने के लिए ख़ुद को मसरूफ़ रखने की भरपूर कोशिश की। मैंने गुस्से और नफ़रत को ख़ुद पे गालिब नहीं आने दिया। इस आजमाइश को ताकत में तब्दील करके उन लोगों की मदद को तरजीह दी जो मेरी तरह इस्तेसाल का शिकार हैं। मैंने अपनी कैद के सदमे, गुस्से और नफ़रत को एक तरफ रख दिया और उन लोगों की मदद करने पर तवज्जो मरकूज़ कर दी जो मेरी तरह हालात के सितम रसीदा हैं। मुझे एहसास है कि एक कैदी की तरह मुझे दोबारा कोट लखपत जेल लौटना होगा और अगले दिन मेरी बेटी की 6ठी सालगिरह पर मैं एक बार फिर उसका साथ छोड़ने पर मजबूर हो जाऊंगी ताकि एक और जेल ट्रायल का सामना करूं जो एक अलग FIR से मुताल्लिक है। मैं सिर्फ इस बार इसके साथ सालगिरह मनाने के लिए वक्त पर वापस आने की उम्मीद कर सकती हूं। मैंने इतने अरसे तक जिन जज्बात को काबू कर रखा था आखिरकार ज़ब्त का बंधन टूट गया। वो मुझ पर गालिब आ गए। नाइंसाफ़ी, जुल्म और ज़हनी तशद्दुद मुझे अंदर ही अंदर खा रहे हैं। मेरी 8 माह की कैद जो महज मेरी आज़ादी इजहार के हक़ को इस्तेमाल करने की वजह से हुई, उसने मुझे मेरे बच्चों से 8 माह दूर रखा। सोच और इजहार की आज़ादी के असूलों पर कायम मुल्क में मुझे सिर्फ़ इस पर सज़ा दी गई कि मैं मुख्तलिफ़ अंदाज में सोचने की जुर्रत कैसे कर सकती हूँ। वो आंसू जो मैंने इतनी देर से रोक रखे थे आखिर बह निकले।
जिस तरह मुझे अपने घर को छोड़ने पर मजबूर किया गया, इस दर्द को मैंने शिद्दत से महसूस किया। बराए करम मेरे और उन सैकड़ों ख़वातीन और मर्दों के लिए दुआ करें जिनका लाहौर की कोट लखपत जेल में ट्रायल होगा। हमारे दुखों का जल्द ख़ात्मा हो, वतन की रूह पर लगे ये ज़ख्म जल्द मुंदमिल हों, हमारा मुल्क अमन की तरफ अपना सफ़र शुरू करे, आमीन। ये बयान पढ़ने के लिए मेरा ख़्याल है कि सीने में दिल नहीं, गोश्त पोस्त का दिल नहीं, बल्कि पत्थर का दिल होना चाहिए। अल्लाह करे हमारे दिल मोम के हो जाए और हम इन फरियादों पर अपने कान धर सकें। अच्छा नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहां इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वहां पे एक बहुत ही अहम केस ज़ेर समाअत था। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने वो किया जिसकी बहुत कम लोग उनसे तवक्को करते थे। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील करके एक रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल सौंप दिया है, उससे यकीन हो गया था कि इस मुल्क में ना कोई कानून बचा है और ना ही कोई अदालत। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया। और अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के मामलात का नोटिस ना लेती ना, तो यकीन करें कि बतौर इदारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजूद ख़तरे में पड़ जाता, बल्कि तमाम हाई कोर्ट्स का वजूद ख़तरे में पड़ जाना था। हाई कोर्ट के जज को एक इंतज़ामी इदारे ने, एक इंतज़ामी इदारे के अफसर ने जिस तरह तब्दील किया है, उसके बाद ज़ाहिर है कि इस वारदात का जो है वो क्या किया जाए, जो इलेक्शन कमीशन ने डाली है। एक इंतज़ामी अफसर ने हाई कोर्ट के जज को तब्दील कर दिया। ये पहली दफ़ा सुनने और देखने में आया। इलेक्शन कमीशन जो इंतखाबी धांधली में ख़ुद एक फरीक था और उसने खुद ही अपने मुतालिक फ़ैसला करने वाले जज को बदल दिया। ये मुलजिम ही था ना, इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम था ना कि इन्होंने मिलकर धांधली की है, तो इलेक्शन कमीशन ने जज बदल दिया। ये पहली दफ़ा देखने में आया कि मुलजिम ने जज बदल दिया। ये अजीबोगरीब ही वैसे वारदात डाली है इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन ने फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जगह रिटायर्ड PCO जज अब्दुशकूर प्राचा साहब को ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी सौंप दी अपने तौर पर ही। किसी को पुछन दसन की जहमत ही नहीं गवारा की थी उन्होंने। और शुनीद ये है कि ये जो अब्दुशकूर प्राचा साहब हैं, ये नून लीग के बड़े लाडले और पसंदीदा जज हैं। अब वजह पता नहीं क्या है कि नून लीग जब भी किसी मुश्किल में गिरफ्तार होती है तो वो इन्हीं से फ़ैसला कराना चाहती है। आपको याद होगा कि 2009 में जस्टिस शकूर प्राचा साहब के ख़िलाफ़ करप्शन और गैर आइनी हलफ लेने पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नोटिस जारी किया था, याद है आपको? काउंसिल ने जस्टिस प्राचा साहब को ऑप्शन दिया था कि वो या तो केस का सामना करें या इस्तीफ़ा दे दें, जिसके बाद जस्टिस शकूर प्राचा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफ़ा देने में आफियत जानी थी। अब असल सवाल यह है कि जिस शख्स ने जज की नौकरी करते हुए गैर आइनी हलफ उठाया था, वो कैसे फॉर्म 45 के तहत इस्लामाबाद के 3 MNAs को इंसाफ दे सकता है? मुझे बताएं ना ज़रा। इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने प्राचा साहब को अरशद शरीफ के कत्ल कमीशन का जो सरबराह मुकर्रर कर दिया था, लेकिन फिर अरशद शरीफ साहब की उनकी वालदा ने एतराज़ किया था और फिर उन्होंने कमीशन की सरबराही लेने से माजरत कर ली थी। अब आज की जो समाअत थी ना, उसमें आमिर फ़ारूक साहब एक मौके पे तो इतने जज्बाती हो गए थे कि आहा, उन्होंने कहा कि मेरे किसी साथी जज पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया तो मैं उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूँगा। और हमने इलेक्शन कमीशन का बहुत बतौर इदारा एहतराम किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट का ज़रा भी एहतराम नहीं किया। बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने आज ये रिमार्क्स दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर देने से पहले कैसे मतलब ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड मंगवा लिया, ये सवाल था उनका। और ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। मतलब आज जो आमिर फ़ारूक साहब ने वो सुनाई है कि अदालत में मौजूद हर बंदा जो था ना, वो हैरान था कि ये हो क्या रहा है। और इसके बाद आमिर फ़ारूक साहब ने इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल को काम करने से रोक दिया। इस फैसले के बाद अब नून लीग के लिए जो है ना, वो दोबारा ख़तरे की घंटी जो है वो बज गई है। इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल से ये जो इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल से आने वाला जो अब फैसला है, ये बाकी केसेस में भी नज़ीर बनेगा। अब ये 3 की गिनती जो है बढ़ते बढ़ते जो है 85 या 90 तक भी किसी वक्त भी जा सकती है। ये नाज़रीन, ये इसलिए इसकी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है आज की समाअत की। और अदालत की बॉडी लैंग्वेज जो है वो बता रही है कि आगे नून लीग के लिए हालात अच्छे नहीं हैं।
जैसे दीगर अदालतों में अच्छे नहीं हैं उनके हालात, इसी तरह इस केस में भी उनको ज़्यादा इम्कान यही है कि मुंह की खानी पड़ेगी और जो कुछ उन्होंने प्लान किया था वो बूमरैंग कर जाएगा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्रिकेट की, और क्रिकेट में यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मतलब थोड़ी देर तक आप शायद ये खुशखबरी सुन लें कि पाकिस्तान ने बिल आखिर अपने तीसरे मैच में कनाडा को हरा दिया है। अब दुआ करें ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। मेरा ख्याल है कि वैसे ये कनाडा को हराने के बाद मेरे जहन में आ रहा है कि यार हमसे पता नहीं अब बड़ी टीमों का मुकाबला होता है या नहीं, हम कोई छोटे मोटे मुल्क बना के ना अपना रांझा राजी करने के लिए खुद अपना एक टूर्नामेंट बना लें, जिसमें ज़ैम्बिया, गैम्बिया और मोज़म्बिक और इस तरह टम्बकटू शामिल करके तो हम खुद मतलब ढोल ढमक्का करके बड़े पैमाने पे हमें खुद टूर्नामेंट कर लें। कम से कम हमारा शौक़ तो पूरा हो जाए ना कि हम भी जीतने के काबिल हैं। इसमें मैं ना जी वो जो ख़ास तौर पे जिसका जिक्र करना चाह रहा हूँ वो चेयरमैन, हमारे महबूब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब का बयान जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे लगता है कि बस वो उन्होंने ये बयान दिया है और अब क्रिकेट का रिवाइवल शुरू हो गया है, अब फतवात का एक ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। और उन्होंने फरमाया है कि पाकिस्तान टीम को छोटी नहीं बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। आहा, वाह जी वाह, ये बड़ा ज़बरदस्त, ये वही शहबाज शरीफ वाला टैक्टिक्स है कि जनाब कौम बड़ी गुर्बत में फंसी हुई है, वो हमें पता है कि सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास सर्जरी के लिए है क्या नकवी साहब, पहले तो ये फरमाएं। फिर आप ये फरमाएं कि आपने कहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए अभी से काम शुरू कर दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी यानी अभी जारी जो सबसे बड़ा अपने फॉर्मेट का टूर्नामेंट है उसके 2 मैच हुए हैं और आप कह रहे हैं इन्हू छाड़ दो, तो फिर वापस टीम बुला लें आप हजूरे वाला। अगर आपने अगली चैंपियंस ट्रॉफी पर आपकी नज़र है तो फिर ये छोड़ दें। तो यानी क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट अभी जारी है और आप उस जारी टूर्नामेंट को छोड़ के कह रहे हैं कि अगला हम जो है इवेंट उसकी तैयारी शुरू कर दें। हजूरे वाला आप खुद सोचें कि आप क्या कह रहे हैं। और ये जो सर्जरी आप बार बार फरमा रहे हैं कि बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है और वो मैं करूँगा, वो सर्जरी आप करेंगे क्या? चलें इस इम्कान पर ज़रा गौर कर लेते हैं नाजरीन कि वो सर्जरी क्या है। क्या वो टीम और बोर्ड में खुद मेरिट पर आए हैं या वो मेरिट को लेके आए हैं? अगर आपने सर्जरी करनी है तो सबसे पहले तो आपको खुद इसकी चेयरमैनशिप छोड़ना होगी। फिर आपको दूसरी बात यह है कि सर्जरी से काम नहीं चलेगा, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। और पोस्टमार्टम नकवी साहब आप नहीं करेंगे, कोई और आके करेगा, ठीक है। सर्जरी मैं समझने से कासिर हूं कि क्या सर्जरी करेंगे? विराट कोहली और रोहित शर्मा को पाकिस्तान की शहरियत दिला के टीम में शामिल कर लेंगे, क्या करेंगे? किबला मोहसिन नकवी साहब, खुदा के लिए आप इस बात को समझने की कोशिश करें, बल्कि आप अपनी अदाओं पे खुद गौर करें ज़रा कि आपको किसी और सर्जरी की ज़रूरत फिर पेश ही नहीं आएगी। पूरा क्रिकेट बोर्ड आपने सिफारिशियों से भर दिया हुआ है और वो आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं जो सिर्फ आपकी चापलूसी के अलावा उनको कुछ नहीं आता। जिस आबरे आज को आपने क्रिकेट बोर्ड के सैर सफ़ेद का मालिक बनाया हुआ है, उसकी क्रिकेट मैनेजमेंट के हवाले से जो स्किल्स हैं वो कौन मतलब किससे छुपी हुई हैं? आपने मतलब आपको खुद क्रिकेट की अलिफ बे का भी नहीं पता, आप सिर्फ ओहदा एंजॉय करना चाहते हैं और उस वक्त तक करें जब तक तकदीर में लिखा हुआ है। जब तक पंजाबी में कहते हैं अल्लाह दित्तियां गाजना तो रंबा बेचे रख, तो आप उस वक्त तक रंबा बीच में रखें जब तक अल्लाह मियाँ गाजने दे रहा है, आप मौज करें। मुझे नहीं समझ आ रही कि जो मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ नकवी साहब कि आप की अगर सलाहियतों को देखा जाए फिर आप कैसी सर्जरी करेंगे, तो फिर तो हम यही विजुलाइज करेंगे कि मोहसिन नकवी के हुक्म पर रात बाबर आजम के घर पुलिस का छापा, बाबर आजम का भाई और वालिद गिरफ्तार, मैच में ज़्यादा रन्स देने पर शाहीन अफरीदी के वालिद को FIA का नोटिस, ठीक है ना, यही होगा ना। विकेट के पीछे कैच ना पकड़ने पर रिजवान से CIA पुलिस की 3 घंटे तक पूछगिछ। नकवी साहब आपकी सर्जरी इस तरह की होगी क्योंकि पिछले 2 साल के दौरान आप हर मामले का हल इन्हीं चीज़ों में तलाश करते हैं। तो मुझे ये आपका रवैया और ये जो आपका ऐलान है ये देख के वो याद आ जाता है कि कहीं मैंने पढ़ा था कि हमारे जो शोरा आफाक फिल्म स्टार इलियास कश्मीरी साहब, वो ज़ाहिर है 200 से ज़्यादा उन्होंने फ़िल्मों में विलन का किरदार अदा किया था। अब ज़ाहिर है वो जब विलन का किरदार अदा करते थे तो उनको आदत पड़ गई थी उस तरह के डायलॉग बोलने की। तो सुनते हैं
पता नहीं मैं ठीक हूँ या मैंने वो फिल्म देखी तो नहीं है, सुना है कि उनको इलियास कश्मीरी को किसी फिल्म में जज का रोल दे दिया गया। अब उनको 200 फिल्मों में उन्होंने रोल प्ले किया था विलन का, और रोल उनको करना पड़ गया जज का। तो उस फिल्मी सीन में इलियास कश्मीरी बतौर जज काफ़ी देर तक वकला की बहस सुनते रहे, और वकला की जरा के बावजूद मुल्ज़िम जो था वो इतराफ़ जुर्म नहीं कर रहा था। फिर इलियास कश्मीरी ने, जाहिर है कि जो ख़ुद बेशुमार फिल्मों में डाकू लुटेरे का रोल प्ले कर चुके थे, उन्होंने बतौर जज रिमार्क्स दिए कि अगर मुल्ज़िम जे नहीं मुल्ज़िम मानदा तेरी भैन नूं चुक लिया। तो सूर्य वाला मेरा ख्याल है फिर अगर मोहसिन नकवी साहब का जो सर्जरी है वो फिर अगर क्रिकेट टीम वाले परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो फिर वही जो इलाज या सर्जरी है जो आप बतौर वज़ीर दाखिला अवाम की कर रहे हैं, फिर वही ऑप्शन रह जाती है। वैसे मोहसिन नकवी साहब क्या करेंगे जो पिछले नहीं कर सके? ये एक बड़ा सवाल है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कौन सी सर्जरी है यार। यही आपके पास 12, 14, 16 प्लेयर है, यही बदल बदल के लेने हैं आपने। अब अगर कोई ग्रुप बंदी है तो वो आपने उसका पहले तदारुक करना था। अब आपके पास है कुछ नहीं है जो आप नया आजमाना चाहते हैं, या आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो ना, कोई 250-300 प्लेयर हो, बैकअप में प्लेयर्स का पूरा एक जमघट्टा हो, तो फिर आप कहते हैं जी मैंने सर्जरी करनी है। तो आपके पास कुछ भी नहीं है। मुझे वो बात याद आ जाती है कि कोई बंदा जो है वो खरदमा किस्म का वो फायर ब्रिगेड में भर्ती हो जाता है, तो पहले दिन ही किसी खातून का फ़ोन आता है, तो वो खातून कहती है मेरे घर में आग लग गई है। तो वो बंदा कहता है जी आग लग गई है तो आपने पानी डाला है? तो खातून कहती है जी मैंने पानी डाला है। कहते बस फिर ठीक है, असी भी पानी पाना है, साढ़े कोल केड़ी पेप्सी है जड़ी पानी। तो नकवी साहब आपके पास कौन सी पेप्सी है? आपने भी पानी डालना है, जो पहले करते रहे वो आपने करना है, छोड़े इन बातों को। सर इसी के साथ आज की छोटी सी बात यार हालात हाज़रा के बारे में है कि अगर कमीज़ का पहला बटन गलत लग जाए तो फिर बाकी बटन भी गलत ही लगते चले जाते हैं। अगर आप गलतियों का तदारुक करना चाहते हैं तो पीछे जाना पड़ेगा। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।